हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम आज अपना फिर से नया चैप्टर लेकर। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया समझाया गया, और अब हम समझने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जो कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। आप बचपन से उनकी कविताओं को अपनी बुक्स में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो वो उन्होंने ये जो पाठ लिखा गया है ये उन्हीं पर लिखा गया है। लेकिन उससे पहले जाने कि किसने लिखा है। ये लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने। ठीक है, कौन है इसके राइटर? हरिशंकर परसाई जी। ऐसा हुआ, हरिशंकर परसाई जी ने एक फोटो देखी जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी अपनी वाइफ के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। अब उस फोटो को देखने के बाद उन्होंने क्या क्या सोचा, ये सारी चीजें इस पाठ में उन्होंने लिखी हैं। ये निबंध विधा में लिखा गया, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, ये उस विधा में लिखा गया है। तो अब कह लेंगे मैम हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी विधा में लिखा गया। जब हम पूरा पाठ पढ़ते हैं और उसकी शैलियों को समझते हैं तब हमें समझ में आता है। जैसे यहाँ पर आपसे हमेशा जैसे आपको निबंध दिया जाता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको वो पूरा निबंध लिखना होता है। उसी तरह यहाँ पर लेखक के सामने क्या है, एक तस्वीर है, एक पिक्चर है, और उसी पिक्चर पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिख डाला है। किस तरीके से उनका व्यक्तित्व है, क्या है, ये सारी चीजें लिखी हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे है। याद रखिएगा ये निबंध विधा में लिखा गया पाठ है। पाठ शुरू होता, परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद जी धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी लगी है। वे बहुत दुबले हैं, उनका चेहरा बैठा हुआ है, हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से पता चलता है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। तो जो इनका चित्र सामने आया, देख के, जैसे हम होते ना फोटो देख के चीज को बताने लगते हैं, तो उसी तरीके से फोटो देखकर वो उनके बारे में बताने लगे। कि सिंपल उनका है, उन्होंने फोटो खिंचा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ में, धोती कुर्ता पहना है, सर पे टोपी पहनी हुई है। और टोपी पहनने के साथ ही उनकी जो शारीरिक संरचना क्या है कि बहुत दुबले पतले से हैं, गाल, चेहरा जो बैठा है, मतलब खुश नहीं है, मुस्कुरा नहीं रहे, सिंपल ऐसे है। उन्होंने, जैसे हम लोग बोलते हैं ना चीज, स्माइल करने का मतलब होता है कि चीज, तो लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चुपचाप खड़े हैं, स्माइल नहीं कर रहे और फोटो खिंचा रहे हैं। चित्र को देखने से पता चलता है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंद भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। कैनवस का शूज, वो जो कपड़े के शूज पहने जाते हैं ना, जैसे हम लोग व्हाइट शूज पहनते हैं, ठीक है, कपड़े वाले। अब तो फिर लेदर वेदर के भी आने लगे हैं, लेकिन नहीं, ये क्या जो पहले से आ रहे हैं कपड़े के, जो व्हाइट शूज हम लोग स्कूल पहन के जाते हैं, वैसे शूज हैं वो कैनवस के, कपड़े के। और उसमें क्या है, वो इतने फटे हुए हैं कि ठीक से बंद भी नहीं पा रहे हैं, और बाएं पैर की जो कटा है वो आगे से उसकी उंगलियां दिख रही हैं, मतलब अंगूठा जो है वो दिख रहा है। आप अपनी बुक में देखेंगे ना तो उनके पैर के नीचे से वो उंगली दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये देखिए, ये इन्होंने दिया ना, तो ये बाएं पैर का उनका अंगूठा है जो यहाँ से बाहर हमको दिख रहा है। यहाँ पर उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता है कि यदि प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय ऐसी स्थिति में है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या स्थिति रही होगी। अब कोई भी, हम क्या करते हैं, हम जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो अपने बेस्ट कपड़े पहनते हैं, अच्छे से चेहरा चमकाते हैं, स्माइल करते हैं, बढ़िया, मतलब हम जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे नहीं। अगर फोटो खिंचानी, सेल्फी भी लेनी तो अच्छा चेहरे को अच्छा कर लेते हैं। लेकिन यही चीज़ सोचते हैं कि जब वो फोटो खिंचाने के लिए ऐसी स्थिति में है तो सोचो उनका सामान्य स्थिति कैसी होगी। ये सोच के हरिशंकर परसाई बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह के जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, यानी कि दो तरह का वो जीवन नहीं जीते थे। वो जैसे हैं वो वैसे ही दिखते थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं आया, अतः उनके घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। मतलब उनको दिखावा पसंद नहीं था। दो तरह की जिंदगी जीते हैं ना, जैसे हम बाहर जाते हैं तो बड़ा अच्छे से बन ढन के जाएंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन प्रेमचंद जी ऐसे नहीं थे। जैसे वो घर पे थे वैसे ही वो बाहर थे। तो उनके अंदर दोहरी जिंदगी जीने वाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दिखावा नहीं करते थे, दिखावा करने की जरूरत नहीं, जो उनके पास है वो वैसा ही रहेंगे।
फोटो में दिख रहा था तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं था। तभी तो निश्चिंतता तथा लापरवाही से फोटो में बैठ गए। मतलब तभी तो उनको निश्चिंतता आ गई कि अरे वाह, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एकदम निश्चिंत होकर उन्होंने फोटो खिंचाई है। क्योंकि अगर हमें दिखावा होता है तो हम सोचते हैं कि अरे हम थोड़े से अच्छे दिखें, सब कुछ करें, लेकिन नहीं, वो निश्चिंत थे, हंस नहीं रहे थे, लेकिन निश्चिंतता उनके चेहरे पर झलक रही थी। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। कहने का मतलब वो सादा जीवन, उच्च विचार में यकीन रखते थे कि मतलब हम सिंपल जीवन जिएंगे, जितना हमारे पास पैसा है हम उसको खर्च करते जाए, ऐसा नहीं। वो क्या था कि उनको जितनी ज़रूरत है वो वही चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि दिखाने के लिए बहुत सारी बेइंतहा जो है वो खर्च करते थे। प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर लेखक हैरान है कि मतलब वो शांत हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, लेकिन तब भी चेहरे पर, कहते हैं ना, बिना मुस्कुराए भी एक प्रसन्नता चेहरे पर दिखाई दे रही थी। तो वो प्रसन्नता उनके चेहरे पर दिख रही थी। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूतों में फोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं कर दिया। अगर प्रेमचंद के पास जूते नहीं थे तो वो मना कर देते कि मैं फटे जूतों में जो है फोटो नहीं खिंचाऊंगा, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों में दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया है। अब क्यों इस हालत में उन्होंने फोटो खिंचाई, मेन कंडीशन ये पैदा होती है ना, कि ऐसा अगर आपके पास ऐसा फोटो खिंचाना क्यों जरूरी था। तो अब वो सोचने लगते हैं, क्या सोचते हैं कि हो सकता है उनकी पत्नी ने फोर्स किया हो, तो उन्होंने इसी हालत में फोटो खिंचा ली कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ फोटो खिंचाओ, मैं अकेले नहीं खिंचाऊंगी, तो उन्होंने खिंचाया। लेकिन वो उनकी इस परिस्थिति में लेखक यानी परसाई जी रोना चाहते हैं कि अरे यार, ऐसी दुर्दशा में कोई फोटो खिंचाता है, वो रोना चाहते हैं, लेकिन वो रो नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो निश्चिंतता प्रेमचंद जी के चेहरे पर दिख रही है, जो व्यंग दूसरों के लिए दिख रहा है, वो उन्हें रोने नहीं देता। अब निश्चिंता और व्यंग का मतलब क्या है कि देखो, मैं इस परिस्थिति में भी बहुत खुश हूं और तुम लोग सब कुछ संपन्न होते हुए भी खुश नहीं हो। ये आपके लिए व्यंग है कि वो बुरे हालत में भी अपने आप में निश्चिंत हैं, खुश हैं, लेकिन जो आप लोग हैं सब होते हुए भी बहुत ही विचलित और अशांत रहते हो। तो ये एक तरह का व्यंग था जो उनके चेहरे की निश्चिंतता से झलक रहा था, जो परसाई जी को बहुत ज्यादा विचलित कर रहा था। तो अब आगे क्या होता है, लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहां तक कि बीवी भी मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। अब फोटो खिंचाने के लिए हम कहते हैं ना, हम फोटो खिंचाने बड़ी अच्छी, अरे तुम्हारे शूज बड़े अच्छे हैं, मुझे दे दो, तो कुछ, तो हम मांग के काफी अच्छा अच्छा पहनने की कोशिश करते हैं कि चलो तुम्हारा इतना है, हम पहन लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो करते हैं। लेकिन यहाँ तक कि बीवियां तक दूसरों की मांग लेते हैं कि तुम्हारी बीवी बड़ी अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचानी। लेकिन प्रेमचंद जी ने जूते तक मांगना उचित नहीं समझा और फटे जूते में ही जो है फोटो खिंचा ली। लेखक कहते हैं कि लोग सुंदर फोटो के लिए इत्र लगाकर खिंचवाते हैं, यानी कि लो है फोटो खिंचाने आए, खूब सारा डिओडेंट और सेंट वगैरह लगा लेते हैं कि खूब अच्छा महके, और सोचते हैं कि जब जैसा लगता है कि फोटो खींच के आएगी तो उसमें से स्मेल आएगी, इसलिए इत्र लगाते हैं। पर ये तो पॉसिबल नहीं है, कहाँ से, जब फोटो खींच के आएगी तो उसमें से क्या सुगंध आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, कोई भी परफ्यूम या ऐसे हमको नहीं दिखाई देगा। लेखक कहते हैं मेरा भी जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से ठीक है, मैं पर्दे का ध्यान रखता हूँ, मैं अपनी उंगलियों को बाहर नहीं निकलने देता, मैं इस तरह का फटा जूता पहनकर फोटो तो नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद के व्यंग भरी मुस्कान देकर आश्चर्यचकित है। तो अब लेखक क्या कहते हैं, यानी कि परसाई जी क्या कहते हैं, जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन मैं पर्दे का ध्यान रखता हूं। लेकिन यहां पर जूता कैसे फटा है परसाई जी का? नीचे से फटा है, यानी कि तलवे से नीचे की तरफ फटा है। उन्होंने आगे से उसको बचा के रखा है कि कोई अगर देखे तो ये ना कहे कि तुम्हारा जूता फटा है। लेकिन जो है मैं इस चीज का ध्यान रखता हूं कि क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, मैं ये चीज का ध्यान रख रहा था, इसलिए मेरा जूता सामने से नहीं फटा, नीचे से फटा। लेकिन लेखक को अभी भी एक चीज बहुत ज्यादा खटक रही है, वो है प्रेमचंद जी के चेहरे पर वो निश्चिंत मुस्कान।
तो वो क्यों हैं? वो आश्चर्यचकित हैं उनकी इस मुस्कान को देखकर। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। अभी तक तो जूते पे लेके चले कि क्यों ऐसी फोटो खिंचाई, वो किसी और से मांग लेते, लोग इत्र खिंचा के लगाते, ये सब चीजें। लेकिन अब वो मुस्कान पे आ गए कि आखिर ये जो चेहरा शांत है और आंखें मुस्कुरा रही हैं, ये क्यों है? आखिर किस लिए वो मुस्कुरा रहे हैं? क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत की नीलगायों ने चर लिया, या माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। चलिए, अब यहाँ पर इन्होंने बड़ी फेमस कहानियों के आपके सामने जो है वो रखे हैं, एक उदाहरण रखे हैं, प्रेमचंद जी द्वारा ही लिखी गई है। प्रेमचंद की जो सबसे हमारी फेमस कविता जो है वो है गोदान। गोदान का नायक होता है होरी। तो यहाँ का बोला होरी का गोदान हो गया है, या हल्कू किसान को नीलगाय, यानी कि हादसा हुआ कि होरी का जो गोदान है वो लुट गया, गोदाम, या हल्कू का खेत नीलगायों ने चर लिया, या माधव की पत्नी का कफन बेचकर शराब पी गया। ये उनकी कविताओं के नायक हैं, यानी उनकी रचनाओं के नायक हैं, जो यहाँ पर कविताएं किसकी? प्रेमचंद की। तो यहाँ पर ये बताया गया, या महाजन के तगादे से बचने के लिए। अब उन्होंने खुद, अभी तो नायकों के नाम दिए, लेकिन अब बोल रहे हैं क्या प्रेमचंद जी जो महाजन, यानी कि जो जिससे पैसे उधार लेते, क्या उसके तगादे से बचने के लिए घर का लंबा चक्कर काट के आते थे जो उनका जूता फट गया? यहाँ पर अब वो सब चीजें सोच रहे हैं जिससे उनका जूता घिस गया। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुंभन दास का जूता भी घिस गया था, बार बार कहाँ जाने के लिए? फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। यानी ये भी एक हमारे कौन है? संत ईश्वर भक्त हैं, संत कवि कुंभन दास, जो फतेहपुर सीकरी जाया करते थे अकबर के दरबार में। तो वहां जाते जाते इनके जूते जो है वो घिस जाया करते थे। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा है, बल्कि वे सारी जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे। अब अगर हम लंबा चलते हैं, उन्होंने बोला कि ये उनको याद आता है लेखक को कि नहीं, ज्यादा चलने की वजह से उनका जूता नहीं फटा है, क्योंकि अगर हम ज्यादा चलते हैं तो जूता हमारा तले से फटता है, आगे से तब फटेगा जब हम किसी चीज को ठोकर मारेंगे। तो एकदम से परसाई जी को दिमाग में आता है, अरे इनका जूता तो आगे फटा है। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जीवन भर किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते आए हुए हैं बराबर। क्योंकि अगर आप लंबा चक्कर लगाते या ज्यादा चल रहे होते तो जूता नीचे तले से फटा होता, लेकिन ये तो आगे से फटा हुआ है, यानी कि आप किसी चीज को बराबर ठोकर मार रहे थे। रास्ते में पड़ने वाले टीलों से बचकर निकलने की बजाय वह उसे ठोकरे मारते रहते। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं। जिस प्रकार होरी अपना नेम प्रेम नहीं छोड़ पाया, या फिर नेम प्रेम उसके लिए मुक्ति का साधन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो बोला ना, कोई टीला आया और उसको ठोकर मारा, यहाँ पर दो तात्पर्य है। कोई लिटरली आपके सामने कोई टीला आया तो इसलिए जूता नहीं फटा, यहाँ पर उनके नेचर की बात बताई जा रही है कि प्रेमचंद जी इजीली किसी चीज से समझौता नहीं करते थे। अगर उनके पास कोई तकलीफ होती थी तो वो क्या करते थे, उसको तोड़ के हटाना चाहते थे, उससे बच के नहीं निकलते थे। अगर हमारे सामने कोई ईंटा आ जाए, कुछ आ जाए, तो हम क्या होगा, हम बच के निकलेंगे, क्यों ठोकर मारे फालतू में, हमारे पैर में चोट लगी। लेकिन प्रेमचंद जी इसके उलट थे। यानी कि यहाँ इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उनके जीवन में अगर कोई परेशानियां आती थी तो वो उससे लड़ते थे और लड़के जीतते थे। उससे बच से निकलने का उनके पास कोई चारा नहीं था, ये उनके नेचर में नहीं था कि वो बच के निकल जाए। तो वो यही चीजें कहते हैं कि आप चाहते तो बच के निकल सकते थे, लेकिन आप बच के निकलना नहीं चाहते थे, आप अपनी मुश्किलों को पैर से मार के तोड़ देना चाहते थे। प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरें मार मार कर अपने जूते से फाड़ लिए। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगलियों को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला परसाई जी ने,
कि यहाँ पर उनकी आगे निकली हुई जो उंगली है, अब जूता तो फट चुका है, अब उंगली दिख रही है। अब उंगली किसकी ओर संकेत कर रही है? उंगली संकेत कर रही है आप सबकी तरफ जो जीवन भर संघर्ष करते हैं और मुसीबतों के बचने के चक्कर में नीचे से तला घिसते हैं। और जब नीचे से तला घिस जाता है जूते का तो क्या होता है, जब हम चलेंगे तो तकलीफ होती है, हमारे पैरों में हमको चोट लगती है, ये होता है ना। लेकिन अगर आगे से फटा होता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आप अपनी मुश्किलों से बचने के चक्कर में लंबे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जब मुश्किल सामने टीला आया तो हमने लंबा चक्कर लगाया, उससे हमारा जूता घिसा और वो नीचे से फट गया। अब हम चलेंगे तो किसको तकलीफ होगी? हमारे पैर को तकलीफ होगी। लेकिन अगर हम मुश्किलों को ठोकर मार के तोड़ दें तो हमारा जूता आगे से फटेगा, लेकिन हमें चलते समय हमारे पैर जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहा है जो जीवन भर अपनी मुश्किलों से बचने की फिराक में रहते हैं। तो उनका वो फटे जूते से झांकता हुआ अंगूठा इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो यहां पर इस पाठ में आपको कई चीजें समझाई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये निबंध शैली में लिखा गया पाठ है, इसको सबसे पहले एक चीज ये समझाई गई है कि इस तस्वीर में जो जो चीजें दिखी उसको हर एक तरीके से उन्होंने इलाज करके बताया। हरिशंकर परशाई ने फोटो देखी, सबसे पहले उन्होंने देखा कि वो चेहरा मतलब दुबले पतले हैं, निर्धन लग रहे हैं। नहीं, निर्धन नहीं लग रहे हैं, निर्धन तो नहीं है वो, लेकिन वो सादा जीवन उच्च। एक एक समस्या खड़ी करी, फिर उसके सामने उसका सोल्यूशन भी रखते गए। जैसे पहला उन्होंने उनकी दुर्बल स्थिति थी, बहुत दुबले पतले लग रहे थे और जैसे लग रहा था निर्धनता में जी रहे हैं, लेकिन नहीं। तो बाद में क्या बोलते हैं, वो सादा जीवन उच्च विचार रखते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं चाहते तो वो जूता किसी से मांग सकते थे, लेकिन ये उनके नेचर में नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दिखावा पसंद नहीं करते। तो समस्या खड़ी कर रहे हैं और साथ साथ में उसका सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं। फिर वो बताते हैं कि जूता तो मेरा भी फटा है, लेकिन नीचे से फटा है, सामने से नहीं फटा है, मैं इज्जत बचाना चाहता हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आपका जूता सामने से इसलिए फटा है क्योंकि आपने ठोकर मारी, मुसीबतों पे ठोकर मारी, इसलिए आपका जूता सामने से फटा है। और हम लोग लंबा चक्कर लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, लंबा करने के चक्कर में तलवे घिस जाते हैं। तलवे घिसे जूता अगर घिसता है तो चलने में तकलीफ होती है। फिर उसके बाद उन्होंने वो उंगली निकली हुई दिखाई। तो अब उंगली किसकी तरफ इशारा कर रही है? उंगली इशारा कर रही है उन लोगों की तरफ जो ज्यादा चक्कर लगाने के चक्कर में अपना जूता नीचे से घिस लेते हैं और चलते समय तकलीफ झेलते हैं। जबकि प्रेमचंद जी ने अपनी मुश्किलों से जो है ठोकर लेते हुए सामने से किया। तो उन्होंने हर एक चीज को हमारे सामने खड़ा किया और उसकी समस्या भी बताई। फिर से बोल रही हूँ, ये चैप्टर एक निबंध विधा में लिखा गया है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर के लिए थोड़ा सा वेट करिए, हम अभी थोड़ी देर में इसके प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। थैंक यू, बाय।